ब्रेक के बाद दोबारा से आपको सुनो पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग के वाक़यात में नुमाया इजाफा देखने में आया है। बहुत से लोग हैं जो बेहतर रोज़गार, बेहतर ज़िंदगी या फिर बैरून मुल्क जाने की लालच में इन स्मगलिंग गिरोहों का शिकार बन जाते हैं, जो बाद में उनका इस्तेहसाल करते हैं या उन्हें मुश्किल हालात में धकेल देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल पाकिस्तान में तकरीबन 3000 से ज़ायद अफराद इंसानी स्मगलिंग का शिकार हुए। इनमें ज्यादातर अफराद का ताल्लुक जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से है। रवां साल की बात करें तो हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद को म्यांमार से अगवा कर लिया गया, जबकि चंद रोज पहले थाईलैंड जाने वाले हफ्जाबाद के नौजवान को भी टैक्सी ड्राइवर ने अगवा किया था और घर वालों से $50,000 तवान उसने तलब किया। सख्त आलमी कवानीन और हुकूमती इकदाम के बावजूद इस संगीन मसले पर मुकम्मल तौर पर काबू पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, और इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट अजीम कासिम साहब, जो इंसानी स्मगलिंग से जुड़े खतरात और इसके कानूनी और मौशरती असरात पर रोशनी डालेंगे। उनसे हम ये भी जानेंगे कि बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद नौजवान फ्रॉड से आखिर कैसे बच सकते हैं। तो वेलकम टू सुनो पाकिस्तान अजीम जी। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि इससे बचा किस तरह से जा सकता है। रिसेंटली बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि इजाफा हो गया इस तरह के वाक़यात में। बेरोज़गारी के अलावा और क्या वजूहात हैं? देखें, द फर्स्ट रीज़न इज़ बेरोज़गारी। इकनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं है, दिस इज़ द फूड मोस्ट कंसर्न। और इसके अलावा वही बात आ जाती है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं पाकिस्तान के अंदर। और प्लस फिर एक ट्रेंड है हमारे यहाँ पर कि अगर किसी का कोई रिलेटिव बाहर गया है तो उसने उसके पीछे बाहर ही जाना है। और ख़ास तौर पर जैसे सदर्न पंजाब का नाम लिया, वहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट है कि एक घर से अगर कोई जा रहा है तो उसके साथ वालों ने जाना ही जाना है साथ उसके बाहर ना। तो नंबर 1 तो ये है कि इकनॉमिक कंडीशन हमारी अच्छी हों तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है किसी को जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट कंडीशन ये है। फिर लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन जो है ना हमारे पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जो लोग हैं ना वो चाहते हैं कि बैरून मुल्क ट्रैवल करें। और ख़ास तौर पर जॉब्स के हवाले से जो है ना वो लोग ज़्यादा मूव करना चाहते हैं। और फिर जब आपको वो क्या कहते हैं कि भूखे को चाहिए 2 रोटी चाहिए उसको, जब आप किसी को जॉब की लालच देते हैं ना तो वो समझ लें कि आप उसको एक कंप्लीट पैकेज दे रहे हैं। तो आप उससे कुछ भी कहेंगे वो उसको और आप उसको ख्वाब भी दिखाते हैं कि तुम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकोगे, फैमिली को सपोर्ट करेंगे, आपको इतनी इनकम मिलेगी, सैलरीज मिलेगी। एग्जैक्टली। तो सबस बाग दिखाते हैं, जिसकी वजह से उसको तो चाहिए कि मुझे कोई जॉब मिल जाए और फिर वो तो आ गई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वो कौन सी अलामात होंगी जिससे नौजवान और हम भी पहचान सकें कि हम जिस एजेंट से रब्ता करें ये कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। तरीके वारदात होते हैं ना कुछ तरह के पहचानने के कुछ टिप्स वगैरह। देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्टिल इट इज़ नॉट अ रेगुलेटेड प्रोफेशन। जो हमारे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं, ये मोहसिन नकवी साहब के लिए भी एक मैसेज है कि उनके टेन्योर में अगर ये इसको रेगुलेट कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी। इट इज़ अ स्टिल ग्रे एरिया इन पाकिस्तान की, अभी तक यहाँ पर प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं किया गया इस प्रोफेशन को। आप सिंपल एक एनटीएन बनाएं और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं एज एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, जबकि पूरी दुनिया में इट इज़ अ लाइसेंस्ड प्रोफेशन। आपको प्रॉपर एग्जाम पास करना पड़ता है इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। जहाँ तक बात है कि आपने जज कैसे करना है, जो मोस्टली जो आपके ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं या ह्यूमन स्मगलर्स हैं या जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, वो आप देखेंगे कि वो मार्केट में या इंडस्ट्री के अंदर कुछ ज़्यादा अरसे से नहीं बैठे होंगे और वो ज़्यादातर अपना कोई ऑफिस लेके नहीं बैठे होंगे, आर्जी तौर पे बैठे होंगे, गाना बनाया। हाँ, मोस्टली तो वो आपको ऑफिस बुलाएंगे ही नहीं। कभी आपको किसी पान शॉप पे बुला लिया, कभी किसी आपको रेस्टोरेंट में बुला लिया, तो वो आपको अपना मखसूस जो है ना वो लोकेशन नहीं बताएंगे ताकि कल को ट्रैक ना हो सके। तो एक तो ये बहुत बड़ी निशानी है कि आपको देखना चाहिए कि कौन सा एजेंट, कौन सा कंसल्टेंट कितने अरसे से बैठा है मार्केट में। बिल्कुल ठीक है। आइदर ही और शी इज़ रजिस्टर्ड और नॉट, उसका एनटीएन है, एससीसीपी की रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट, उसकी अपनी ट्रैवलिंग क्या है। हमारे यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी अपना खुद का पासपोर्ट नहीं बनवाया, लेकिन वो लोगों को गाइड कर रहे हैं कि जी आप हमारे से जॉब का, कनाडा का, यूएसए का। तो ये एक अच्छा, इसके साथ साथ जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसके लिए अवेयरनेस चाहिए। डॉक्टर उस्मान साहब ने, जो कि आईजी पंजाब है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने पुलिस का एक सॉफ्ट इमेज जो है ना प्रेजेंट किया थ्रू सोशल मीडिया। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एफआईए का दायरा है, हमारा जो फॉरेन ऑफिस का दायरा है, वो अपना सॉफ्ट इमेज नहीं क्रिएट कर पा रहा मार्केट के अंदर, ताकि वो एक सॉफ्ट इमेज अपना मार्केट में क्रिएट करें और उसके ज़रिए से फिर एक अवेयरनेस क्रिएट हो
अभी 30 जुलाई को ये आपका एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे था। शायद किसी को पता भी नहीं होगा कि ये दिन खामोशी से गुजर गया। खामोशी से बिल्कुल। गुजर गया। ना कोई उसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन चली है, ना कोई उसके ऊपर किसी ने बात की है। सही है। तो अजीम साहब देखें ना, वजारत दाखिला की अगर बात कर लें तो बड़ी जिम्मेदारियां हैं। देखें ना, एहतजाज भी कंट्रोल करना है और उन्होंने अमनो अमान भी बरकरार रखना है। बड़ी मुश्किलात दरपेश है उन्हें। सर जी सिर्फ बिल्कुल ऐसा ही है। उनके पास तो खैर और भी काम है करने के लिए। उन्होंने ज्यादातर यही काम है। क्रिकेट भी देखना है उन्होंने। हाँ। अच्छा, अब सिर्फ FIA की बात करें तो FIA के पास तकरीबन 32 एक्ट्स हैं मैनेज करने के लिए। नादरा भी उनके पास है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी उनके पास है, लोड उनके पास भी बहुत ज़्यादा है। इनको पावर्स को इनको डेलीगेट करना पड़ेगा, सेगमेंट्स बनाने पड़ेंगे। आपकी बात ठीक है कि उनके पास लोड बहुत ज़्यादा है, उनको डिवाइड करना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो जितने भी ये इश्यूज आ रहे हैं आए दिन आप देखते हैं, और अभी तो ये 2 कोर्ट हुए हैं ये आपने किए थाईलैंड वाले जी। इसके अलावा ऐसे हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते। आपके इस वक्त ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जो इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट की इंडस्ट्री है अजीम, यही मेरा एक सवाल था स्पेसिफिक, इसको मैं मजीद जो है रिफाइन कर देता हूँ। जी। ये बताइएगा, ये जो लोग मुख्तलिफ तरीकों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है या स्मगलिंग होती है, इसमें भी आप फ़र्क बताएंगे। ये जब बाहर जाते हैं इनका किन किन तरीकों से इस्तेहसाल किया जाता है? देखिए मल्टीपल वेज हैं, डिपेंड करता है वो किस तरीके से जा रहा है। आपका डिफरेंस जो है मेन वो ये है ह्यूमन स्मगलिंग में और ट्रैफिकिंग में। जी। ट्रैफिकिंग के अंदर जो है ना वो एप्लीकेंट की जो है ना विल शामिल नहीं होती। अच्छा। उसे अबडक्ट करके किडनैप करके यहाँ से लेके जाएंगे इलीगल वे से। स्मगलिंग के अंदर जो एप्लीकेंट है उसकी विल शामिल है। यानी कि भाई डंकी मैं वाली किसी- साइड हम उसे कह लें। एग्जैक्टली डंकी कह लें आप, या कोई ऐसा कि मुझे पता है कि मेरा एंड रिजल्ट पता नहीं क्या होना है, लेकिन मैं फिर भी किसी को डॉक्यूमेंट्स दे रहा हूँ, पैसे दे रहा हूँ, मुख्तलिफ सरहदें मैंने क्रॉस हाँ करनी जी, है। मैंने जो है ना मुझे किसी तरीके से जो है ना वो पहुंचा दो। यहाँ पर स्मगलिंग है, एक तरफ ट्रैफिकिंग है, दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हैं। अब इनके साथ फोर्स लेबर भी होती है, इनके साथ फिर इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स भी होते हैं, इनके साथ फिर आपने शायद वो आप बल्कि आप कोट भी कर रहे थे कि BBC ने वो आर्टिकल पब्लिश किया था जहाँ पर उन्होंने बताया था कि 16-16, 18-18 घंटे इनसे काम करवा के तो बिल्कुल फिर इनसे जो है ना वो जो IT के फ्रॉड्स भी करवाए जाते हैं और मजबूर किया जाता है फेक आईडीज बनवा फेक के आईडीज इनको, बनवाते हैं कि अबडक्शन, फिर रैंसम मनी। तो इसका कोई एंड नहीं है, इसका कोई एंड नहीं है। और फिर एक और चीज़ भी है, ग्रुप बने में जो आगे से आगे सेल करते रहते हैं। एक A ने B को सेल किया, B ने C को सेल किया, C ने D को सेल किया। तो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। इसके ऊपर तो आप 4 घंटे भी बहस करेंगे ना वो भी कम है इसकी अवेयरनेस के लिए। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई इंसान बाहर जाने के लिए अप्लाई करता है और आफ्टर सम टाइम उसको पता चल जाता है वो एक इस झांसे में फंस गया है, तो उस पॉइंट पे उसको कानूनी कार्रवाई किस तरह के इकदाम करने चाहिए? देखिए FIA जो हमारा अदारा है वो इस चीज़ को देखता है। जितने भी लॉज हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, एंटी स्मगलिंग के, एंटी इमिग्रेशन के, पासपोर्ट एक्ट जितने भी हैं वो FIA के हदूद में आते हैं। तो आप FIA को रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली वेरी सैडली आई एम सेइंग कि जो हमारी अदालतें हैं वो इस पे इतना कोई एक्शन नहीं लेती। आई बिलीव कि ये जो ऑफेंस है ये नॉन कंपाउंडेबल होना चाहिए। अजीम बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक्शन भी नहीं होता। कोई बड़ा वाकया हो जाए तो फिर सब जाग जाते हैं। यूनान जाग कश्ती जाते हादसा हुआ, बिल्कुल। FIA इतना मुतहर्रिक हुआ कि बिल्कुल ऐसा ही है। क्या स्मगलर उनके घर वालों को भी पकड़ लिया सब। बिल्कुल पकड़ लिया, लेकिन उसके ऊपर भी देखें ना प्रॉब्लम ये है कि आपका जो एप्लीकेंट है जिसने दरख्वास्त दी हुई है वो जब चाहे जो एजेंट से सुलह कर सकता है। सही है। इट इज़ अ कंपाउंडेबल ऑफेंस, जबकि इसको नॉन कंपाउंडेबल होना चाहिए। अगर एक ऑफेंस हो गया है तो उसमें सुलह एक बंदे की निशानदेही हो गई है तो उस पर फिर राजीनामा नहीं होना चाहिए। आपकी अदालतों में 98% जो केसेस हैं वो एंड आके कॉम्प्रोमाइज पे खत्म हो जाते हैं कि जी एजेंट ने पैसे वापस कर दिए एप्लीकेंट को, स्टोरी खत्म। अब देखें ना, अब वही एजेंट दोबारा फिर काम करेगा और किसी और तरीके से किसी और तरीके से और अगर करेगा। वही एक बंदा स्टैंड ले जाता, अपना फायदा ना देखता, को जो लेन देन करना था वो ना करता, तो बहुत से लोग भी बच जाते हैं। सर बच जाते हैं, लेकिन अखलाकी देखिए ना, जिम्मेदारी भी है ना उसको इंफरादी तौर पे आप पे। बिल्कुल है, लेकिन आपको पता है कि अदालतों का सिस्टम इस तरह का है, मजबूरन धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ पर जो जिसके साथ इंसिडेंट हुआ है उसको ज्यादा जो है ना वो आप कह लें कि वो ज्यादा सफर करना पड़ता है, पेन लेनी पड़ती है। वो कहता है यार जो मेरा नुकसान हुआ है ना, पैसे जान बच गई, मेरे पैसे दो, मैं घर जाऊँ। अब उसको एक और चांस मिल गया। इट शुड बी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस कि अगर आपने एक ऑफेंस कर लिया है तो इसमें अब राजीनामा नहीं होगा। स्टेट इसमें मुद्दई बने और उसको जो है ना कैफरे का अजीम हमें अब ये बता दें आसान अल्फाज में कि आखिर अवेयरनेस तो जरूरी है, वो कैंपेन्स तो होनी चाहिए। बिल्कुल होनी। नौजवानों को किस तरह बचाया जा सकता है और वो खुद किस तरह बच सकते हैं?
देखिए उनको चाहिए कि प्रॉपर जो लेजिटिमेट प्रोसीजर है इस चीज़ का उसको फॉलो करें। अच्छा, उसमें डिलेज आएंगे, उसमें आपको 6 माह भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, सही है, उसमें आपको 2 साल भी लग सकते हैं। एक तो शॉर्टकट से बचें। ठीक है। हमारी जो 70 to 80% यूथ है वो ज्यादातर लाइन तो शॉर्टकट वाली शॉर्टकट्स के पीछे Shortcuts। भागते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट, ये पासपोर्ट 2 दिन में काम, 4 दिन में काम, हफ्ते में काम हो जाए। हमारे पास भी ऐसे आते हैं कि जी हमें फ़ौरन काम चाहिए। फ़ौरन काम नहीं होता। अगर आप किसी प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा। शॉर्टकट से जो है ना वो बचें। और प्लस हमारे पाकिस्तान में, ये मैसेज दे रहा हूँ मैं, हमारे पाकिस्तान में जो वर्क वीज़ा है ना, सबसे ज़्यादा फ्रॉड इसका है। अच्छा। सबसे ज़्यादा फ्रॉड इसका है। 80 to 90% फ्रॉड वर्क वीज़े का है। और 80 to 90% जो वर्क वीज़ा है ना वो फेक है। बिल्कुल ठीक है। ना हमारा किसी यूरोप से एग्रीमेंट है, ना हमारा पाकिस्तान का सिर्फ एग्रीमेंट गल्फ स्टेट के साथ है, दुबई, मस्कत, ओमान, जितने भी ये गल्फ स्टेट्स हैं। ना हमारा यूके से एग्रीमेंट है, ना हमारा यूरोप से एग्रीमेंट है, ना हमारा कनाडा से एग्रीमेंट है, ना यूएसए से एग्रीमेंट है। उनका नाम चूंकि बड़ा है कंट्रीज़ का, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ का, उनके नाम के वर्क परमिट्स यहाँ पे सेल होते हैं। उनसे बचें, उनसे बचें। और चेक योर एलिजिबिलिटी, गो फॉर अ प्रोफेशनल, किसी प्रोफेशनल को हायर करें ताकि वो आपको प्रॉपर गाइड कर सके। और प्रोफेशनल को हायर करने से भी पहले चेक कर लें क्या वो प्रोफेशनल ही है, ताकि आप इस तरह के धोखों से बच सके। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। तो और हमारे नाजरीन को ये भी चाहिए, लोगों को ये भी चाहिए जो ये शो देख रहे हैं, आप अगर जाने के इतनी आपको जल्दी है, आपको मतलब सब्र नहीं कर सकते साल 2 साल का जो लीगल वे है, तो फिर आप नेट पर जाके ना जरा वो वीडियोस देख लें यूट्यूब पर, आपको पता चले कि उनके साथ सलूक क्या होता है, उनका किस तरह से इस्तेहसाल किया जाता है। आप जरा उनकी स्टोरी सुने, वो इतनी दर्दनाक हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है आप शॉर्टकट कभी भी नहीं लेंगे जिंदगी में। बिल्कुल। और इन्वेस्टिगेशन, तहकीक हर काम से पहले बहुत जरूरी है। आपकी अभी जिम्मेदारी वक्त हुआ है। है छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।